हाय दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से व्यापम ने अपने सिलेबस में जनरल मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट ऐड किया है। बट प्रॉब्लम ये है कि जनरल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में इंग्लिश में कोई भी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो ये एक मेरी छोटी सी कोशिश है जिसके थ्रू मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहता हूँ। आपको हिंदी में बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है बट इंग्लिश में ये शायद पहला होगा। मैंने इसे कंपाइल किया है मल्टीपल सोर्सेज से। सो आई होप दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। मैं इस पूरे सीरीज़ को डिफरेंट पार्ट्स में और क्वेश्चन आंसर्स में कवर करूँगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट फॉर दिस। इसमें हम लोग जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं दैट आर मैनेजमेंट ओवरव्यू विच विल इंक्लूड दी जस्ट द बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट होता क्या है, उससे रिलेटेड डेफिनेशंस। फिर मैं ये बताऊँगा कि मैनेजमेंट एक आर्ट है या एक साइंस है। देन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की हमें ज़रूरत क्यों होती है। फिर मैनेजमेंट के फीचर्स मतलब उसके प्रॉपर्टीज़ और उससे रिलेटेड थ्योरीज़। तो जो मेन थ्योरीज़ हैं वो हैं साइंटिफिक थ्योरी या टेलर की थ्योरी, फिर है क्लासिकल थ्योरी या हेनरी फेयल की थ्योरी, और बिहेवियरल या नियो क्लासिकल थ्योरी। तो अभी ओवरव्यू हम लोग शुरू करते हैं। तो मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, मतलब ये एक कला है जिसके थ्रू आप कोई भी काम करवा पाते हैं विद मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट। लेकिन कुछ जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि दिस इज़ बोथ एन आर्ट एंड साइंस। तो जॉर्ज आर टेरी का एक डेफिनेशन है जिसके हिसाब से दिस इज़ अ प्रोसेस एंड विच कंटेन्स द प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो मैंने इसके लिए एक निमोनिक बनाया है, पॉस ACIR। दिस इज़ जस्ट अ निमोनिक, इट्स नॉट अ टेक्निकल टर्म। तो प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग ऑफ एक्शंस इन एडवांस, आप कोई आयोजन कर रहे हो या कुछ सोच रहे हो। देन स्टाफिंग मतलब नियुक्ति करना, आप ह्यूमन रिसोर्सेज या कोई भी रिसोर्सेज उससे रिलेटेड आप उनके रिक्रूटमेंट करते हो। फिर ऑर्गेनाइजिंग संगठन निर्माण। देन एक्चुएटिंग मतलब प्रेरणा या निर्देशन। कंट्रोलिंग आपके जो भी रिसोर्सेज हैं आप उनको कंट्रोल इस तरीके से करते हो कि आपका जो प्लान था आप उसे डिविएट नहीं होगे। देन इनोवेशन एंड रिप्रेजेंटेशन मतलब आपका नित्य नए विचार आपको आने चाहिए और आप उनको किस तरीके से प्रतिनिधित्व करते हैं अपने रिसोर्सेज का। फिर एक और डेफिनेशन है हैरोल्ड कून्स की जिसके हिसाब से दिस इज़ एन आर्ट एंड थ्रू विद द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप्स। हेनरी फेयल का एक थ्योरी है जिसके हिसाब से मैनेजमेंट मीन्स इज़ टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, कमांड एंड कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। तो ये डेफिनेशंस जस्ट आप लोग याद कर सकते हैं बट आई डोंट थिंक these are important. Again, why management is called an art? Because just like other art, it has to be practiced and performed. आप बार बार किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, उसको एक्शन में लाते हैं, तो दैट थिंग इज़ कॉल्ड एन आर्ट। और मैनेजर को एक्सपीरियंस होता जाता है, तो जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाता है आपकी आर्ट जो है वो निखरती चली जाती है बाय इट्स कंटिन्यूस एप्लीकेशन। देन वाई मैनेजमेंट इज़ ए साइंस? मैनेजमेंट इज़ ए साइंस बिकॉज इसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं विच आर फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप जो भी देख रहे हैं, जो भी रिसर्च कर रहे हैं, उसके हिसाब से इसके कॉन्सेप्ट्स बनते चले जाते हैं, इसलिए कुछ लोग इसको साइंस भी कंसिडर करते हैं। देन आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली 3 तरह का होता है। इसमें लोअर या फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट जिसमें आपके वाइट कॉलर्स होते हैं या टेक्निकल स्किल्ड जो पर्सनस होते हैं वो लोग होते हैं, सुपरवाइजर्स भी होते हैं। देन मिडिल मैनेजमेंट, इसमें आपके मैनेजर्स या डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं जिनके मोर HR स्किल्स होते हैं। ये लोग लोगों से मतलब अपना मैनेजमेंट करते हैं। आपका जो भी टीम लीड होता है या जो भी मैनेजर होता है वो उसके पीपल स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। देन आपका टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है जिसमें आपके CEOs या VPs होते हैं। इनका बेसिक होता है बिजनेस को किस तरीके से इम्प्रूव करना है, इनके कंसेप्चुअल स्किल्स ज़्यादा अच्छे होते हैं और साथ ही साथ HR स्किल्स होते ही हैं। देन हमको मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों होती है? तो मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। अब किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो या कोई IT इंडस्ट्री हो या किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो, हमको उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए होता है, भले चाहे वो प्रॉफिटेबल हो या नॉन प्रॉफिटेबल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस प्रोवाइडर हो। अभी मैनेजमेंट के फीट तो मैनेजमेंट बेसिकली इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, इट नेवर एंड्स, मतलब वो हमेशा चलते ही रहता है। एंड देन दिस इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम द पीपल। ये एक आर्ट है जिससे हम लोगों से काम करवा पाते हैं। दिस इज़ रिजल्ट ओरिएंटेड, इसका मतलब होता है कि आप जो भी मैनेजमेंट करते हो उसके पीछे आपकी एक सोच होती है कि आपको किस तरीके का रिजल्ट चाहिए, आप उसी रिजल्ट के हिसाब से अपना मैनेजमेंट करते हो। देन दिस इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब मैनेजमेंट के बहुत सारे डिसिप्लिन हो सकते हैं, विधाएँ हो सकती हैं। जैसे कि हॉस्पिटल का मैनेजमेंट एक डिफरेंट टाइप का होता है, किसी दूसरे इंडस्ट्री का, किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मैनेजमेंट दूसरे टाइप का होगा।
देन दिस इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी नॉट एन इंडिविजुअल। मतलब मैनेजमेंट के लिए आपको सिर्फ एक बंदा चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसके लिए एक ग्रुप ही रिक्वायरमेंट होती है। देन इट फॉलोज एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स और रूल्स। अभी एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करके ही हम लोग किसी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। देन दिस इज़ एडेड बाय कंप्यूटर्स बट नॉट रिप्लेस बाय कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर से इसमें ज़्यादा हेल्प मिलती है, और लेकिन हम फुली तरीके से उसको सिर्फ कंप्यूटर्स के भरोसे नहीं छोड़ सकते। मैनेजमेंट इज़ सिचुएशनल इन नेचर। सिचुएशनल से मतलब होता है कि हर बार आपको एक नई सिचुएशन आएगी जिसके हिसाब से आपको अपना मैनेजमेंट चेंज करना पड़ सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपके सामने क्या सिचुएशन है, आप उस हिसाब से रिएक्ट करोगे उसके लिए। देन दिस इज सेपरेट फ्रॉम ओनरशिप। तो मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। मैं किसी फैक्ट्री का ओनर हो सकता हूँ, बट ज़रूरी नहीं कि मैं उसको ठीक से मैनेज भी कर पाऊँ। मतलब मैं पैसा डाल सकता हूँ, लेकिन मैं रिसोर्सेज से ठीक से काम करवा पाऊँगा या नहीं, ये ज़रूरी नहीं होता। देन दिस इज़ बोथ एन आर्ट एंड साइंस, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में इंटेंजिबल बट इट्स इम्पैक्ट इज़ फेल्ट। तो मैनेजमेंट इंटेंजिबल होता है, हम लोग उसको देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते, बट हम उसका इम्पैक्ट फील कर सकते हैं कि थोड़ा सा भी चेंज अगर आएगा तो वर्कर्स या जो भी लोग हैं वो अफेक्ट होंगे उससे। नाउ दिस यूजेज ए प्रोफेशनल अप्रोच। जो भी मैनेजर्स होते हैं वो मोस्टली प्रोफेशनल्स ही होते हैं वो अपने काम में, इसका यही मतलब। एंड देन दिस इज़ डायनामिक इन नेचर, सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। मतलब ये एक तरीके से नहीं कि आपने कुछ 5 रूल्स बना दिए उसके हिसाब से चलेगा। सो दिस पॉइंट इज सिमिलर टू द पॉइंट नंबर 8, आई मीन दिस इज सिचुएशनल इन नेचर। देन हम लोग थ्योरीज पे आते हैं। तो सबसे पहली जो थ्योरी है दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट या टेलरिज्म। इसको टेलर ने दिया था, एंड इसमें बेसिकली टेलर के अलावा गैंट, फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट भी थे। इन लोगों ने टाइम को एक बेस मान लिया था, और उसके हिसाब से इन लोगों ने हर एक जॉब को डिफरेंट सेगमेंट्स में ब्रेक किया था। मतलब आप हर एक जॉब को सेगमेंट्स में ब्रेक कर रहे हो और उसमें कितना टाइम लग रहा है उसके हिसाब से ब्रेक, और किस तरीका था जिस तरीके से उस सेगमेंट को आप कंप्लीट कर सकते हो, इन लोगों ने वैसा एक रोड मैप बनाया था उसके लिए। अभी इस चीज़ का जो ऑब्जेक्टिव था दैट वाज टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक एफिशिएंसी, पर्टिकुलरली द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। एंड दिस वाज द अर्लीस्ट अटेम्प्ट्स टू अप्लाई साइंस टू द इंजीनियरिंग ऑफ प्रोसेस इन मैनेजमेंट। अभी इसमें जो एक मेन कॉन्सेप्ट आता है दैट इज़ डिफरेंशियल रेट सिस्टम। तो डिफरेंशियल रेट सिस्टम्स का ये मतलब होता है कि अगर आप कोई बंदा ज़्यादा एफिशिएंट है तो आप उसको ज़्यादा सैलरी दोगे। तो जैसे अगर मैं एक सिंपल प्राइवेट सेक्टर का एग्जांपल लेता हूँ, तो इसमें ये होता है कि जो वहाँ पे बैंड्स होते हैं कि अगर जैसे कोई वर्कर है, उसका बैंड ए है, बी है या सी है, तो ए बैंड वाले को ज़्यादा सैलरी मिलता है। लेकिन वो सैलरी इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो कितने घंटे में कितने एफिशिएंटली काम कर पाता है। फिर इससे रिलेटेड इन लोगों ने एक चार्ट डेवलप किया था दैट इज़ कॉल्ड गैंट चार्ट। इसमें इन लोगों ने किसी एक इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस अगर डिक्रीज होता है तो उसको वो लोग रेड हाईलाइट कर लेते थे। और गिलबर्ट ने इसमें जो अपने तरफ से एडिशन किया था दैट वाज ही डिड ए फटीग एंड मोशन स्टडीज़। तो मतलब कोई बंदा किस तरीके से काम करता है जिससे वो थक जाता है, तो उससे उस थकान से उसको बचाने के लिए और उनको मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए उसने उस पर स्टडी किया था। देन इससे रिलेटेड ड्रॉबैक्स जो हैं, इससे जो वर्कर्स होते थे उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता था, एंड मैनेजर्स इस थ्योरी के बदले से इस थ्योरी की वजह से उन लोगों को एक्सप्लॉइट करने लग गए थे। मतलब काम ज़्यादा करवाया जाता था, अदरवाइज़ उनका जो बैंड होता था वो ख़राब कर दिया जाता था। देन द नेक्स्ट थ्योरी इज़ क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। अब इन लोगों ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। ये थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स किसने दिए थे, और ये हम लोग ऑलरेडी जो मैनेजमेंट के फीचर्स हैं उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो फ़योल के हिसाब से, फ़योल के पहले ये यकीन किया जाता था कि मैनेजर्स आर बॉर्न बट नॉट मेड। मतलब ये बोला जाता था कि मैनेजर्स पैदा होते हैं, पैदाइशी लोग ही मैनेजर बन सकते हैं। लेकिन फ़योल के थ्योरी के आने के बाद से ये बोला गया कि नहीं, इस आर्ट को हम लोग सिखा भी सकते हैं किसी को। अब इसमें कुछ लिमिटेशंस जो हैं वो ऐसे हैं कि दिस इज़ एप्लीकेबल टू सिंपल एंड स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये जो हेनरी फ़योल का थ्योरी है एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैलिड है, बट बड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये वैलिड हो या नहीं हो ये ज़रूरी नहीं है। देन दिस ट्रीट्स एम्प्लॉयज एज एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड नॉट रिसोर्सेज। मतलब ये अपने एम्प्लॉयज़ को एक मैनेजमेंट का हिस्सा मानते हैं, ना कि एक रिसोर्स मानते हैं। द नेक्स्ट थ्योरी इज़ बिहेवियरल थ्योरी। तो इसमें बिहेवियरल थ्योरी में बेसिकली 2 फेजेस होते हैं।
इसमें हम लोग इंडिविजुअल के एटीट्यूड, हर एक एम्प्लॉय के एटीट्यूड और बिहेवियर, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन टेकिंग द एंटायर वर्क फोर्स एज अ ग्रुप। तो इसका जो फर्स्ट फेज़ है दैट इज़ ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट। तो अगर कोई मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉय से किस तरीके से बात करता है, तो वो दो तरीके से बात करेगा, या तो इफ़ेक्टिवली बात करेगा या इनएफेक्टिवली बात करेगा। तो इफ़ेक्टिव क्या होगा, जब वो अपने मैनेजमेंट स्किल्स के थ्रू अपने एम्प्लॉय से ज़्यादा काम करवा सकता है, दैट इज़ कॉल्ड इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशन। अदरवाइज वो इनएफेक्टिव होगा। देन इट फोकसेस ऑन सेटिस्फैक्शन बाय इम्प्रूविंग द वर्किंग कंडीशंस। मतलब आप एसी लगा दो या आप उनको टाइम टाइम पर कुछ इंसेंटिव्स दो, जैसे कि थोड़े बहुत पैसे दे दिए या कुछ सर्टिफिकेट्स दे दिए कि आपने बहुत अच्छा किया, इससे उनमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहता है कि हाँ मेरे काम को परखा जा रहा है, उसको समझा जा रहा है, उससे लोग खुश हो रहे हैं, तो वर्कर्स ज़्यादा काम करते हैं। देन इसके भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, बिकॉज इट अज्यूम्स दैट सेटिस्फाइड वर्कर्स आर मोर प्रोडक्टिव। तो अगर कोई वर्कर सेटिस्फाइड है तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, लेकिन ये एक लिमिटेशन है, दिस इज़ जस्ट एन अजम्पशन। कोई सेटिस्फाइड वर्कर हो सकता है कि वो काम ना करे, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में तो ऐसे ही होता है कि लोग सेटिस्फाइड होते हैं अपने जॉब से, लेकिन वो प्रोडक्टिव नहीं होते हैं। एंड दिस फोकसेस ऑन सिम्बॉलिक रिवॉर्ड्स इंस्टेड ऑफ मटेरियल रिवॉर्ड्स। तो इसमें बेसिकली मटेरियल रिवॉर्ड्स नहीं दिए जाते। मटेरियल रिवॉर्ड्स मेनली जैसे आप पैसे दे रहे हो या किसी को कुछ गिफ्ट दे रहे हो, कोई टू व्हीलर दे दिया या उस टाइप की चीज़ें। दिस फोकस इज जस्ट ऑन सिम्बॉलिक रिवॉर्ड्स, मतलब आपने 4 लोगों के सामने तारीफ़ कर दी या आपने सर्टिफिकेशन दे दिया, कोई सर्टिफिकेट दे दिया, बाकी आप ऐसे मटेरियलिस्टिक कोई भी चीज़ नहीं देंगे। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ बिहेवियरल साइंस अप्रोच। तो दिस इज़ एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द प्रीवियस वन, और इसमें इट कंसिडर्स ऑर्गेनाइजेशन एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद सर्टेन गोल्स। मतलब इसमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एज अ ग्रुप ट्रीट किया जाता है, एंड दिस प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू मोटिवेशन, लीडरशिप एंड ग्रुप डायनामिक्स। तो मतलब आजकल इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि किस तरीके से अपने वर्क फोर्स को मोटिवेट करते हैं या एक अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। और मेनली ये जो बिहेवियरल साइंस का अप्रोच होता है, दिस इज़ बेसिकली बीइंग यूज्ड इन आर्मी या डिफेंस फोर्सेस में हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लीडर की एक मेन कैपेबिलिटी होती है वो होता है कि अपने ट्रूप्स को कैसे वो मोटिवेट रखता है हमेशा टफ सिचुएशंस में। देन दिस पर्टिकुलर अप्रोच चैलेंजेस द व्यू दैट एम्प्लॉयज़ आर टूल्स इंस्टेड ऑफ रिसोर्सेज। मतलब ये थोड़ा सा एक टेक्निकल पॉइंट है, इसमें हम एम्प्लॉयज़ को रिसोर्सेज ना कंसीडर करके टूल्स कंसीडर करते हैं। और इस थ्योरी को मैस्लो एंड मैकग्रेगर ने डेवलप किया था। देन इसका भी एक लिमिटेशन होता है कि कॉम्प्लेक्स ह्यूमन नेचर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। मतलब हो सकता है हर एक ह्यूमन का सिचुएशन के हिसाब से रिएक्शन अलग होता है, उसका मूड चेंज हो सकता है, तो सिर्फ हर एक बंदा अपने आप में डिफरेंट होता है, तो आप जनरलाइज नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर थ्योरी को। सो दिस कंप्लीट्स दी पार्ट 1। मैं नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 शुरू करूँगा। थैंक्स अ लॉट।